हमारे जूनियर आए लोग प्लेसमेंट लेके जा रहे थे, हम पहले देख रहे थे क्या होगा, मतलब होगा नहीं होगा, सही सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो 58 के लिए तो बहुत लोग चुनाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के पॉडकास्ट में हमारे जो 2024 बैच वाले स्टूडेंट हैं चंदन चौधरी, आज हम उससे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यार चंदन, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कहाँ से बिलोंग करते हो, कब तुमने एमयूसीटी क्लियर किया, कौन सी कंपनी में हो, पहले तो इस पे बात करते हैं। मेरा नाम चंदन चौधरी है एंड मैं राजस्थान से हूँ एंड मैं ग्रेट डिस्टेंस से मैंने डीएनएस कंप्लीट किया एंड करंटली मैं एंग्लो से स्पॉन्सर्ड हूँ। ओके, तो तुमने एमयूसीटी कब कंप्लीट किया, एमयूसीटी का एग्जाम कब दिया था? मैंने 2024 में दिया था। ठीक है, 2024 में दिया था। ठीक है, और उसमें रैंक कितनी आई तुम्हारी? मेरी रैंक थी 3558। और ये 58 के लिए तुझे बहुत लोग चिढ़ाते रहते हैं। ये जो 8 के लिए तुझे तो चिढ़ाते हैं, ये T8 बोलता है तू, इसके पीछे की कहानी क्या है, लोग क्यों चिढ़ाते हैं तुझे? मतलब ये क्लास में शुरू हुआ था, एक दिन कोई एप्टीट्यूड में कुलदीप सर सम करवा रहे थे, तो उसमें मैं आंसर था तो मैंने वो आंसर बोल दिया था 88। तो कुलदीप सर उसके बाद मुझे मतलब चिढ़ाने लगे उसके 88 करके, मेरा नाम ही 88 रख दिया। 88। पर ये तेरा जो एक्सेंट है, ये तमिलियन एक्सेंट, ये तेरे पास कैसे आया? मैंने 10th स्टैंडर्ड तक मेरी स्टडीज कंप्लीट की है चेन्नई से। मैं चेन्नई में रहता था पहले और मतलब मैं बचपन से उधर ही था फैमिली के साथ। बट बेसिकली राजस्थान से हो? हाँ, और शुरू से रहते वहां पे थे? यस। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब पहले वहाँ फादर जॉब करते थे तो उनके साथ, मतलब पहले पापा तो बहुत पहले चले गए थे, फिर मैं 2-3 साल का था तब फैमिली के साथ उधर शिफ्ट हो गए थे, फिर मेरी स्टडीज भी वहीं कंटिन्यू हुई एंड फिर कोविड के बाद हम लोग फिर से शिफ्ट हो गए। कोविड के बाद फिर राजस्थान शिफ्ट हो गए। तो जब तू यहाँ पे आया था ना, तब काफी सारे प्रॉब्लम्स थे तेरे साथ में, जैसे तेरा ईयर गैप था। तो ईयर गैप वाली क्या कहानी थी, कैसे ईयर गैप था, तेरी एज 20 क्यों हो गई थी जब तू एग्जाम देने गया, क्योंकि कुछ कंपनीज में तू नहीं दे पाया था, तो वो क्या स्टोरी थी? जैसे मैंने मेरा 10th तो 2020 में कंप्लीट किया था, फिर मैं कोविड के कारण उधर शिफ्ट हो गए थे राजस्थान। तो फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं एडमिशन के लिए, तो फिर हमने सोचा हो जाएगा धीरे धीरे। फिर हमने देखा तो उसमें डॉक्यूमेंट्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है तमिलनाडु, वहां से लेने में हमको टाइम लग गया। फिर वो एडमिशन सब क्लोज हो गए थे, फिर कहीं भी नहीं लग रहा था, फिर वापस मैंने नेक्स्ट ईयर ट्राई किया था। तो इसलिए तेरा 23 में जाकर के 12th कंप्लीट हुआ? यस। फिर 23 के बाद तूने 1 साल और लगाया अपना प्रिपरेशन में। तो उस टाइम पे ये सब आइडिया नहीं आ रहा था कि जेई के लिए तैयारी करते हैं, एनडीए के लिए तैयारी करते हैं, ये सब चीजें दिमाग में नहीं आ रही? मतलब मेरे को मर्चेंट नेवी के बारे में तो पता ही नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं तो फिर एनडीए के लिए ही करने का सोच रहा था, क्योंकि मेरा एक गैप भी हो गया था। फिर मैंने सोचा 11th और 12th दोनों मतलब कर लूंगा और कोचिंग में साथ में प्रिपरेशन करूंगा, तो मैं एनडीए के लिए कोचिंग के लिए ढूंढ रहा था। फिर मैं एक जगह गया था, फिर मेरे को वहाँ एक फ्रेंड मिला था, वो फ्रेंड मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो उसने मुझे बताया, तब मेरे को मर्चेंट नेवी के बारे में जाके पता चला। उस टाइम भी मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि क्या एलिजिबल क्राइटेरिया, मतलब ऐसा नॉर्मल पता था। उस टाइम 2 बार एमयूसीटी होता था। अच्छा। एंड फिर उसमें मेरे को इतना एज वेज का सब पता नहीं था, कौन सी कंपनी होती है। 1-2 का ही नाम पता था, ग्रेटर है, एंग्लो और एसीआई का, बाकी किसी का कुछ पता नहीं था। तो तुझे 2-3 कंपनी का नाम पता था, उन्हीं दोनों तीनों कंपनी में तो घूम भी रहा है। हाँ। ग्रेट और एंग्लो में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जैसे तू लाइफएक्स में आया, लाइफएक्स में आने के लिए मतलब तेरा मोटिवेशन कहाँ से आया? क्योंकि मोस्टली तो लोग अपने पीछे पड़े रहते हैं कि अरे ये जो शोभित है ये मर्चेंट नेवी से नहीं है, तो इसके यहाँ मत जाओ। तो तू कैसे यहाँ पे आकर के फंसा? पहले तो मैंने मतलब सर्च किया था गूगल पे, और बाकी सब यूट्यूब का मेरे को इतना मतलब मैं चलाता ही नहीं था उस टाइम। गूगल और इधर इंस्टाग्राम पे मैंने सब सर्च किया था, तब मेरे को आपका आईडी मिली थी। लेकिन उसमें मुझे कुछ ऐसा मतलब लग नहीं रहा था कि ये लोग मर्चेंट नेवी, क्योंकि उसमें वीडियोस भी वो नहीं थे ज्यादातर, और उधर लिखा हुआ भी नहीं था स्पेसिफिक, और लोकेशन भी नहीं था, तो मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने सुनील सर को मैं पहले से ही फॉलो करता था यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, और कैप्टन सिंस को, इनको। तो फिर सुनील सर के एक दिन मैं रील्स देख रहा था, उस रील्स में मैंने आपका लोगो देखा था लाइफएक्स वाला। अच्छा। फिर उसमें सर बता रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो देखा तो उसमें सर ने बताया भी कि प्रिपरेशन के लिए है लाइफएक्स करके, तो फिर मैं वहां से पता चला मुझे लाइफएक्स के बारे में। देख, तेरे राजस्थान में तो अभी की जो सिनेरियो है, मतलब जितना फ्रॉड हो सकता है वो राजस्थान में चल रहा है। हाँ, कह सकते हैं, है ना? जीपी रेटिंग के नाम पे, एसटीसीडब्ल्यू के नाम पे, कि पैसे दो हम शिप पे चढ़ा देंगे,
तो जितने भी फर्जी टाइप के स्टूडेंट हैं काफी सारे मैंने देखे राजस्थान में खुले हुए हैं। तू इन सब चक्करों से कैसे बचा? जब मैं एक मेरा दोस्त था उससे मिला था, तो वो प्रिपेयर कर रहा था एक जगह से, फिर वो भी मुझे बता रहा था, फिर मुझे सही नहीं लगा, तो मैं बोला मतलब जयपुर एक है, जैसे बोल कोटा के जैसा जयपुर है, ये सब जगह है, बट उस टाइम मुझे कोई राजस्थान वाला मिला भी नहीं था, और मिला तो भी मतलब सब लोग एनडीए वगैरह मेंशन कर रखे थे, तो मुझे ऐसा नहीं था कि एनडीए की भी करवाए और मर्चेंट की भी करवाए एक साथ, तो वो नहीं चाहिए था। सिर्फ मुझे स्पेसिफिक जिस काम से मेरे को जो करना है उसके लिए मैंने 4 महीने सोचे थे, मतलब 4 महीने में घर पे बैठा रहता, मतलब कुछ यही सर्च करने के चक्कर। हाँ, फिर एक फ्रेंड था, फिर उससे भी पता, फिर मैं वहां नहीं गया फ्रेंड के पास, अब उस फ्रेंड से बात हो रही है तो वो वो कहीं उसकी 7-8-9 हजार रैंक आई बिना स्पॉन्सरशिप है, मतलब उसके तो कुछ रेफरेंस है, तो वो बोल रहा मेरा हो जाएगा। ओके, मतलब बेसिकली ऐसे देखा जाए तो तूने 4 महीने लगाए हैं पहले ये देखने के लिए कि मुझे जाना कहाँ है, हाँ, उसके बाद तूने फिर यहाँ पे आने का एक डिसीजन लिया। क्योंकि राजस्थान में बहुत लोग हैं कि जो मतलब एनडीए सब साथ में करवाते हैं, तो उनके देखने से ही पता चल जाता है वो तो खैर कोचिंग की बात एक अलग हो गई, लेकिन कई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं ना कि पैसे तो मैं सीधा ही चढ़वा दूंगा। हाँ, ऐसो से मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ, मतलब मानता हूँ मेरे साथ अच्छा हुआ, कुछ मतलब थोड़ा बच गया वहां से। अभी भी तू घर जाता होगा तो कई लोग बोलते तो होंगे कि पैसे दे करके चढ़ा कि नहीं चढ़ा। हाँ, ऐसा तो होता है, मतलब थोड़े बहुत तो सोचते हैं, बट मुंह पे नहीं बोलेंगे, बट पीछे भी बोलते होंगे। ठीक है। अच्छा, तेरा पीसीएम कितना था? मेरा पीसीएम तो 73 था सर। 73 था, मतलब तुझे हम ऐसे कैटेगरी में रख सकते हैं कि हाँ भाई तू एवरेज वाली कैटेगरी में था पीसीएम हाँ। में। और रैंक कितना है तेरा? मेरा रैंक 3558 आया था सर। ये तो सही रैंक है, 3000 समथिंग तो सही रैंक आया है। तो 73 वाले पीसीएम से 3000 की रैंक तक जाने के लिए तूने क्या क्या किया? मतलब 1 साल के लिए तो तू था यहाँ पे, तो बच्चों को तुझे बताना पड़ेगा कि अगर आप एवरेज लेवल पे हो और 3000 तक जाना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तूने एमएससीटी में? सर मैंने 107 किए थे, 107 107 किए थे। अप्रोक्सीमेटली सही कितने हुए होंगे? उसमें आईएमसीटी के बाद दे के आया, फिर तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी तो इस साल रैंक ही नहीं आने वाली है, मतलब मैं जब मतलब ऐसा होता है ना कि एग्जाम देख के आते फिर सोचते रहते, दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं ये सही था, ये आंसर, ये क्वेश्चन आया था, ये था, फिर उसमें मेरे को थोड़ा मतलब ऐसे हो गया था कि इस बार तो मेरी रैंक नहीं आएगी। मैं थोड़ा बहुत कपिल भैया के साथ एक दिन बैठे थे रूम में, मैं था, कपिल भैया और आकाश थे, तो डिस्कस कर रहे थे उस टाइम रैंक का, मतलब कैसा गया था पेपर वगैरह, तो फिर मेरे को उस टाइम लग रहा था कि मेरी रैंक तो बहुत मतलब खराब आने वाली है, क्योंकि मेरे तो 80 भी मतलब सही नहीं हो रहे लग रहे हैं, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि 75-80 के बीच में सही होंगे थे, इतने सही थे। और उसके बाद तेरी रैंक भी आ गई 3000। रैंक भी आ गई, और वो भी रिजल्ट रात को आया था एकदम, मतलब मैच खेल के आए थे, मैच और खेल करके आ रहे थे, मतलब जब मैंने 1-2 जनों का रिजल्ट देखा मेरे को तो लगा यार इनका ही ऐसे आया तो मेरा क्या हुआ होगा। हाँ। सबसे लास्ट में मैंने मेरा चेक किया था रिजल्ट सबका देखने के बाद। तो तेरा ये जो प्रिपरेशन चल रहा था, प्रिपरेशन लेवल, ये 73 से 3000 की रैंक, ये कैसे मेंटेन किया तूने? क्योंकि साल में तो इतने अप एंड डाउन होते हैं कि बहुत सारे बच्चे तो बीच में गिव अप मार के ही चल जाते हैं। यहाँ पे आते हैं कई सारे बच्चे बोलेंगे कि मुझे तैयारी करनी है, जान लगा के तैयारी करनी है, लेकिन जहाँ टेस्ट पेपर हुए, मार्क्स खराब आए, बीच में उनके अंदर वो एक नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, ओवर थिंकिंग आ जाती है, सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है। ये सब तेरे साथ भी हो ही रहा होगा, तो कैसे निकल रहा था इससे? फर्स्ट जने मैंने यहाँ सितंबर में आया था, फिर वहाँ धीरे धीरे मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा था, तो स्टार्टिंग में मेरे को कुछ रिजल्ट मिल भी नहीं रहा था, मतलब बाकी सब तो ठीक कर रहे थे जो मेरे फ्रेंड्स थे जो वो पहले से पढ़ रहे थे, बट मेरा रिजल्ट आ नहीं रहा था, तो थोड़ा बहुत मेरे को भी स्टार्टिंग में ऐसा फील होता था कि क्या होगा, मतलब होगा नहीं होगा, सही सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा, बट धीरे धीरे मैं पढ़ता गया क्लास में, एंड टीचर्स के साथ भी डिस्कस किया, फिर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ मैं पढ़ रहा था, और ऐसा भी था कि मैं डेली रेगुलरली कंसिस्टेंसी पढ़ रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि आज पढ़ा कल पढ़ूंगा या परसों पढ़ूंगा, ऐसा नहीं, रेगुलरली 1 घंटा पढ़ रहा हूँ तो 1-1 घंटा पढ़ रहा था मैं फ्रेंड्स के साथ बैठ के रात। ओके, मतलब वो चीज जो होमवर्क या एग्जाम से रिलेटेड थी वो तूने मेंटेन करके रखी है एंड तक। हाँ, जैसे असाइनमेंट मिलता था, मैं ऐसा नहीं करता था कि संडे को टाइम मिलेगा तब करूंगा, मैं उसी रात, जैसे आज असाइनमेंट मिला है तो मैं वो रात को जाके सॉल्व कर देता, पढ़ता नहीं पढ़ता वो लगे, बट फ्रेंड्स के साथ बैठ के, जैसे हम 2-3 थे तो रात को ही असाइनमेंट सॉल्व कर देते, और 1-2 नहीं होते तो वो क्लास में जाके पूछ लेते। वरना क्या होता है ना, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं कि संडे को टाइम मिलेगा उसमें अपन वो करेंगे, अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह देखते हैं, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी नहीं देखता था, ऐप तो मैंने अपना तो सिर्फ टेस्ट के लिए खोलता था, वरना मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह सब नहीं देखता था, क्योंकि जो अपन ने 2-3 घंटे पहले चीज पढ़ी है उसको फिर से देखने का मतलब क्या है, मतलब अपना क्लास में ध्यान नहीं था, तो वो मैं नहीं करता था, तो मैं
आगे 2-3 बेंच मतलब फर्स्ट या सेकंड बेंच पे बैठता था, क्लास में फोकस रखता था, तो बाकी मेरा टाइम बच जाता था, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह नहीं देखने पड़ते थे, आके सॉल्व कर देता था, हो जाता। अब मुझे ऐसे याद है कि तेरे साथ में एक प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी घर पे। समहाउ तूने फीस मैनेज करी थी यहाँ पे ऑफलाइन की। अब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर वो ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन करने जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि अरे सर ये 20,000 तो बहुत ज्यादा है, 15,000 तो बहुत ज्यादा है, हम नहीं पे कर पाएंगे। जब उनसे हम बात करते हैं कि फिर तुम डीएनएस की फीस कैसे पे करोगे, तो दे आर लाइक सर हमें तो लोन मिल जाएगा। लोन तो तूने भी लिया होगा, हम्म। तो क्या लोन से तेरा काम चल गया था या लोन के अलावा और भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है अलग अलग जगह पर? बहुत ज्यादा लगता है, मतलब और भी लगता है, बाहर कोई छोटी मोटी चीज में भी लगता है, जैसे अपने खुद के भी ऊपर खर्च थे तो वहां भी लगता है। जैसे मैं लाइफ एक्स से आया तब भी मैंने 2-3 महीने पहले सोचा था, मतलब होता है किसी किसी के साथ, बट मेरे को ऑनलाइन वाला भी ऑफर था और ऑफलाइन वाला भी था, तो मैंने ऑफलाइन वाला सोचा था, क्योंकि ऑनलाइन वाला भी मुझे उतने मतलब थोड़े कम में मिल रहा था, बट मैंने सोचा अगर नहीं हुआ तो फिर वापस टाइम भी इन्वेस्ट करना वगैरह सब, तो मैं ऑफलाइन आ गया था। उसके लिए मैंने 2 महीने टाइम दिया था, कपिल भाई से पहले ही कांटेक्ट हो गया था। ठीक है। अब जैसे तू डीएनएस के लिए गया, डीएनएस में जो जो लोन के थ्रू फीस पे करते हैं, उसके अलावा क्या क्या फीस तुझे और पे करनी पड़ती उसके अलावा मैंने जैसे स्टार्टिंग में था, मैं स्टार्टिंग में जैसे सिलेक्शन हो गया था मेरिट लिस्ट, तो वहां मैंने मतलब एडमिशन फीस रजिस्ट्रेशन करने के लिए 40,000 देना पड़ता है, वो पे किया था। फिर मेडिकल के लिए 6-7,000 पे किया था, और फिर आईएमयू कैंपस को भी एक अलग से एडमिशन फीस देनी पड़ती है, तो वो उसके लिए एक दिन शायद लिंक रहता है, उस पर पेमेंट करना पड़ता है, इन्फॉर्म करते हैं। तो वो मेरे पास लिंक सुबह आई थी, जब और मैं शाम को लोन के लेकर लिए गए? घूम रहा था, पापा के साथ लोन के लिए घूम रहा था, 10-11 मैंने 12-1 बजे देखा था मैसेज फ्री होके। फिर पापा से बात की, तो फिर एक एक मोमेंट वहां आया था कि मतलब इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यार, मतलब वो ऐसा थोड़ा लो वाला फील हुआ था कि सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो रात को, उसी दिन फिर रात को पेमेंट हुआ था तो घर कैसे पे। किया था वो? जैसे पापा, मैं तो निकल गया था मतलब अपने दूसरे काम के लिए, फिर पापा घर पे गए थे, तो फिर जैसे मेरे पापा फार्मर है, अभी फार्मिंग करते हैं कोविड के बाद, तो फिर घर पे गए थे, तो जो अनाज होता है वो फिर लेके गांव में गए थे, मतलब जैसे गांव में कम अमाउंट होता है बट बाहर जाते जाता है, तो फिर गांव में देना पड़ा मजबूरी होके। फिर रात को पेमेंट हुआ था 10-12 बजे। तब जाकर के पेमेंट हुआ था। हाँ। और उसके अलावा अभी भी अब जैसे तुम लोग के डीएनएस के बाद के कोर्सेज हो रहे हैं, उनमें भी पैसे लग रहे होंगे? हाँ, जैसे मैंने अभी ऑक्टो किया था, तो बाहर स्टे करना पड़ा, और लोनावाला में तो और भी महंगा है सब चीजें, खाना खाने जाओ, रहने जाओ, तो फिर वो भी थोड़ा बहुत, उसमें भी मेरा अराउंड 8,000 समथिंग गया। फिर मैंने अभी तक मैंने एक और कोर्स नहीं किया, जीटीएफसी होता है, वो भी नहीं किया मैंने, गैस टैंकर की, तो उसमें भी लगता है समथिंग 10,000 दूसरी कॉलेज से करना पड़ता है, और वीजा के लिए अप्लाई करना, उसमें भी 20,000 समथिंग, और फिर और भी मतलब अलग कहने का ये है कि जो फीस आपको लोन के थ्रू मिल रही है उसके ऊपर 1-1.5 लाख रुपए आपकी जेब से लगेगा ही लगेगा। लेकिन तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, जो भाई बोलते हैं कि मेरे पास 5,000 भी नहीं है, 15,000 भी नहीं है, पहले से इन सब चीजों के लिए रेडी होकर के रहो कि आपको इन सब चीजों के ऊपर भी पैसे लगाने पड़ सकते हैं। पैसे से ज्यादा टाइम मैटर करता है, मतलब आप अगर 1 साल मतलब प्रिपेयर भी कर रहे हो, चलो आपने कहीं ले भी लिया, कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो, बट फिर भी आपका नहीं हो रहा, फिर आपका टाइम जा रहा है, तो उतने ही आपने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर आज तुम प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ, अगर तुमने 1 साल में सिलेक्शन लेके नहीं गए, तो फिर तुम लोग सोचो अगर तुम अपना प्रमोशन लोगे, वहां तुम्हारी सैलरी कटेगी, तो वो भी एक मोटिवेशन था। हाँ देखो, ये इस पे तो एक्चुअली अपने यहाँ सोसाइटी में ही कोई बात नहीं करता, जबकि देखा जाए तो ये एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग जितने भी टीचर और कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सो कॉल्ड, तो वो बोलते हैं हम एजुकेशन सिस्टम में रिवॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। रिवॉल्यूशन के नाम पे क्या होता है कि फीस कम कर दी है, स्टडी मटेरियल बढ़ा दिया है, कोई रैप गा गा करके पढ़ा रहा है। ये सब एक्चुअल में रिवॉल्यूशन नहीं है। मतलब आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा अगर 1 साल डिले कर रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है 1 साल के बाद तो उसका मन ही मर जाए आगे जाकर के मर्चेंट नेवी करने के लिए। वो भी जाएगा, लेकिन उसके पास मेन जो अच्छी अच्छी कंपनी है वो भी जाएगी, हो भी जाएगी, क्योंकि कुछ अच्छी कंपनीज भी निकल जाएंगी। जैसे उसकी एज 18 है और अगले साल वो 19 का हो रहा है, तो उससे बस बहुत कंपनी जा रही है। कंपनीज जा रही है, ये भी है। और सपोज करो कि वो सिलेक्ट हो भी गया, तो वो जो 1 साल की जो सैलरी है एज अ थर्ड ऑफिसर, वो भी जा ही रही है, वो भी जा रही है, पर वो अभी अपने अकाउंट में पड़ी नहीं है, तो अपने को पता भी नहीं चल रहा है कि अपन कितने लॉस में है। ये सब चीजें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो है ना, ये मैक्सिमम लोगों के पास में है नहीं, लोग सोचते नहीं इसके ऊपर। बट एनीवे, अब एक टाइम और आया था जब
सबको तेरी रैंक अच्छी आ गई है, सिलेक्शन सबको मिल गया है, तुझे नहीं मिल रहा था। हाँ, तो रैंक आई थी, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर पे चले गए थे फ्रेंड्स, जिनकी रैंक आई थी अच्छी, मतलब कंपनी भी थी और रैंक भी थी, तो चले गए थे। तो मैं और एक मंजित करके दो जने थे दोनों, और एक दो बच्चे और थे। तो फिर हम लोग बैठे थे, फिर लास्ट तक वेट किया। जैसे मेरा तो ग्रेड का भी मतलब मैंने फॉर्म तो बहुत भरे थे, बहुत कंपनीज के फॉर्म भरे थे, लेकिन मेरे पास 2-3 कंपनीज के चांस थे। एज की वजह से। एज की वजह से, मेरी एज भी 20 थी उस टाइम। फिर मेरा ग्रेड का मेरा आ नहीं था, फिर मैं उनको कॉल भी करता था, तो बोलते थे हम लोग कंडक्ट करेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा नहीं होगा, मतलब इस नेक्स्ट फैब में शिफ्ट कर देंगे। और आपने बोला भी था कि मतलब बीएससी वैसी में जाना, फैब के लिए प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। और उस टाइम मेरा एंग्लो का भी था, तो वापस मैंने फेल किया था। फिर उस टाइम मैं मतलब 1 महीने वेट किया, 1 महीने के बाद ग्रेड का एग्जाम हुआ, फिर उसके थोड़े टाइम बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था वगैरह सब। मतलब एग्जाम तो पहले हो गया था, बट इंटरव्यू नहीं हो रहा था, तो इंटरव्यू उसके 1 महीने बाद हुआ था, एमएससीटी के रिजल्ट के बाद। भाई देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीखने वाली। मतलब कुछ स्टूडेंट्स में बोलता हूँ ना, इनसे हमेशा सीखने मिलता है। इससे मुझे पेशेंस सीखने के लिए मिलता है कि लास्ट मोमेंट तक बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना। अब होता क्या है कि जैसे अभी मैं इस पिक्चर से बाहर हूं, देखा जाए तो एज अ स्टूडेंट तुझे प्रेशर फील हो रहा होगा कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाते। कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि आपके साथ के सारे बच्चे चले गए, आपको ये दिख रहा है कि आपकी रैंक बहुत अच्छी है, ठीक ठाक 3000 समथिंग, गुड रैंक नहीं आता है। आपको ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपकी इंटरव्यू भी तूने अच्छे खासे दिए थे, मुझे लग रहा है करीब 30-40 इंटरव्यू तो तूने दिए ही होंगे। ठीक है, इंटरव्यू भी अच्छे दे रखे हैं, प्रिपरेशन भी अच्छी, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मेल भी किए थे मैंने बहुत सारी कंपनीज, मेरे को किसी ने बोला था कि सब कंपनीज को मेल कर दो जो डीएनएस के लिए लेती है, सबको मेल किया, एक का भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर फाइनली ग्रेड के लिए वेट करना पड़ा, तो मैं वेट कर रहा था। तो ये जो मोमेंट होता है ना, इस मोमेंट में मैक्सिमम लोग अपने थॉट्स को क्रश कर लेते हैं, या मतलब नेगेटिव में, सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कि क्या होगा। उस मोमेंट पे आप जैसे रिएक्ट कर रहे होते हो चीजों के साथ में, वैसे ही रिजल्ट आपकी लाइफ में बन रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है, हमेशा याद रखना यार। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सारी चीजों के ऊपर। तो जब तो ग्रेड में पहुंचा, और ग्रेड में तो खैर हमने पहले भी काफी सारे एक्सपीरियंस सुने कि ग्रेड में हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है। तेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा ग्रेड में? मेरा तो ग्रेड में मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा मतलब ठीक ठीक था, स्टार्टिंग में भी ठीक था, एंड तक भी ठीक था। फिर लेकिन बीच में थोड़े बहुत पनिशमेंट मिल जाते थे। पनिशमेंट किस किस चीज पे मिले? मतलब फर्स्ट टाइम ही था मेरा, और मतलब 1 महीने हुआ था, कि इतना भी नहीं पता था कि 2 मिनट लेट हो जाएंगे तो भी पनिशमेंट मिल जाएगी। और 3 मिनट सिर्फ लेट हुआ था क्लास में, और उस दिन कुछ क्लास नहीं थी, मतलब जैसे सैटरडे को था तो सेल्फ स्टडी होती है, तो उस टाइम 3 मिनट लेट हो गया था। वार्डन लोग बाहर ही खड़े थे क्लासरूम के, 3 मिनट के लिए पूरा मतलब कैंपस में क्लासरूम के आगे जगह है, वहीं डक वॉक। मतलब इतना डक वॉक करा है कि जब तक मतलब तुम रो ना तब तक डक वॉक करो, तो ऐसी हालत हो गई थी। होनी भी चाहिए एक्चुअली। 1 हफ्ते के लिए स्टेप्स चढ़ रहा था, तब भी दर्द हो रहा था। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। जो बच्चे जिनको पनिशमेंट से डर लगता है, जो मामास बॉय होते हैं, पैम्पर्ड किड्स हैं, मर्चेंट नेवी इज नॉट योर कप ऑफ टी। आप वहां पे मत जाओ, नहीं तो फिर वहां पे आप कभी बोलोगे कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मुझे अशेम फील हो रहा है। ये सब मत करो यार वहां पे जाकर के। अच्छा, और देखो, एक तो ये चीज है, एक ये है कि चाहे कैसा भी बैच हो और कितना भी पनिशमेंट मिल रहा हो, 1-2 बच्चा ऐसा जरूर होता है जो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की एक्टिविटी में पकड़ा ही जाता है कहीं ना कहीं पे। तू पकड़ा क्या कभी? नहीं, मैं मतलब ऐसे काम करता ही नहीं था, और मैंने तो ऐसे किए नहीं। और शोरली भी हमको 3 घंटे की। तेरे बैच में था कोई ऐसा बच्चा? हाँ, मतलब 6 उनको तो पनिशमेंट मिल गई थी, मतलब सस्पेंड ही कर दिए थे डायरेक्ट। सस्पेंड कर दिया था? एक दोबारा चांस मिला उनको कि? मतलब 1 हफ्ते के बाद वापस उनको, फिर उनके घर पे पेरेंट्स को भी कॉल गया, फिर उनको मतलब श्योर लीव सब कैंसिल, सारी कैंसिल कर दी। उनके बाद कुछ नहीं मिला, क्योंकि ग्रेट ईस्टर्न मतलब इन डिसिप्लिन के मामले में बहुत वो है। फिर अगर तुम ये सब करोगे तो तुम्हारा शिफ्ट डिले में हो जाएगा, मतलब शिफ्ट भी डिले कर देंगे जब तुम्हें लास्ट में चढ़ाएंगे। तुम्हारा कैरेक्टर मतलब किया जाता है वहाँ, इतना होता है कि वो कैरेक्टर वगैरह सब रखते हैं, तुम कैसे क्या कर रहे हो कॉलेज में, उसी के हिसाब से होता है। फिर तुम्हें शिफ्ट भी डिले, मतलब सब कुछ तुम्हारा डिले हुआ, जो इंटरनल मार्क्स में होते हैं उनमें भी थोड़ा बहुत तुम्हें कम हो जाएगा। तो ओवरऑल तुम्हारे एकेडमिक और शिफ्ट ज्वाइनिंग के बीच में दिक्कत देते हैं ये सब। कॉलेज में अगर पढ़ने जा रहे हो तो उधर मतलब जो अपना
मोटिव जो करने जा रहे हैं वही करना चाहिए, मतलब उल्टे उल्टे काम सीधे में मतलब नहीं हाथ डालना नहीं चाहिए। करो तो ज्यादा अच्छा है। रैगिंग वैगिंग होती है वहाँ पे? नहीं, रैगिंग के तो बिल्कुल खिलाफ है, मतलब जब हर जगह आप कैंपस में घूमोगे तो मतलब हर जगह आपको एंटी रैगिंग वाला मिलेगा, और आपसे फॉर्म भी फिल करवाए जाते हैं 4-5 तो एंटी रैगिंग, ओके ओके। उसके लिए भी अलग से पनिशमेंट है। फिर तेरी ये कहानी क्या थी ग्रेट ईस्टर्न के बाद एंग्लो स्विच मारने की? हाँ, ये तो मैं मतलब मेरे को स्टार्टिंग में तो ऐसा था, मैं ग्रेड में गया था, ग्रेड की मतलब कंपनी अच्छी है ग्रेड भी, और ग्रेड का मतलब उस टाइम वेटिंग भी थोड़ा बहुत कम था, बट ऐसे कंपनी देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में मतलब बेटर है, सब कुछ सही है उनका, मतलब बहुत लोगों से सुनने मिलता है, जो जैसे कैप्टन्स लोग आते थे बाहर से भी, मतलब कोई आते तो वो भी मतलब तारीफ करते थे ग्रेट ईस्टर्न की, कंपनी अच्छी है, और कोई मतलब दूसरी कंपनीज में तो वो उनके रिलेटिव्स को भी वो ग्रेट ईस्टर्न भेजते थे कि इंडियन कंपनी है तो तुम्हारे लिए सही रहेगा। और फिर मतलब लास्ट लास्ट में मैं मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में एक कंपनी आई थी, एक दो कंपनी प्लेसमेंट के लिए, कौन कौन सी? वो के लाइन्स आई थी, और एक और ईपीएस आई थी। तो फिर उसमें के लाइन्स में तो मतलब 90 प्लस मतलब पीसीएम भी मैटर करता है, फर्स्ट सेमेस्टर में पीसीएम देख के शॉर्टलिस्ट कर रहे थे, ओके। तो जिनके 80-90 प्लस थे वो लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, मैं नहीं हुआ था, तो उनके लिए के लाइन्स आई थी, फिर उनका भी इंटरव्यू हुआ था, फिर के लाइन्स ने बोला था, वेटिंग में डाला था 2-3 जनों को, ओके बट वो मोस्टली डीएनएस वालों की जगह बीएससी को प्रेफर करती, तो वो डीएनएस को मतलब कम लेते हैं, वो बस मतलब फर्स्ट टाइम आए थे चेक करने की कैसे। ओके। और ईपीएस? ईपीएस तो गर्ल्स के लिए होती है, तो उसमें एक फीमेल थी हमारे पूरे बैच में, तो उसको प्लेसमेंट मिल गई। पर ईपीएस पहले तो बॉयज को भी लेकर के जाती थी। हाँ, लेकिन हमारे बैच में किसी को बॉयज को नहीं लिया था, गर्ल्स को ही लिया था, हमारे जो जूनियर्स थे उनमें से 10 बच्चों को 10 बॉयज थे उनको ले लिया था, हमारे हमारे जूनियर्स आए थे वो प्लेसमेंट लेके जा रहे थे, हम बैठे देख रहे थे। फिर सेकंड सेमेस्टर आया, रिजल्ट भी आ गया, फिर रिजल्ट के बाद मतलब वेट किया, कुछ कुछ कंपनीज आ रही थी, एक कंपनी आई थी एल्बा करके, फर्स्ट टाइम आई थी ग्रेट ईस्टर्न में, and मतलब वो कैडेट के लिए भी फर्स्ट टाइम ही आई थी, तो उन्होंने मतलब 5-6 कैडेट को शॉर्टलिस्ट मतलब इंटरव्यू सेलेक्ट किया था, शॉर्टलिस्ट तो ज्यादा हुए थे बट फिर 5-6 हुए थे। ओके। और इसका कैसे रहा फिर तेरा एंग्लो कैसे आया दिमाग में? एंग्लो मेरे मतलब मेरे पास जब एग्जाम चल रहे थे सेकंड सेमेस्टर के, उसके बीच में मेरे पास मेल आया था, एग्जाम दे के आया था, सेकंड एग्जाम थी शायद, हाँ सेकंड एग्जाम लास्ट फाइनल सेमेस्टर की दे के आया था, फिर उसके बाद मेरे पास रूम में आया, मेल्स फ्रेंड्स लोग मेल चेक कर रहे थे, फोन वो लोग खोले थे पहले ही, तो वो बोले एंग्लो का मेल आया, मतलब बहुत लोगों को आया था फॉर्म फिल करवाने के लिए, फिर मेरा तो उसमें मैंने चेक किया, फॉर्म फिल किया, 2 दिन बाद फिर से मेल आया सबके पास, मतलब इतने ये बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए, तो उसमें समथिंग 18 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे, और 7 तारीख को एग्जाम था कॉलेज के अंदर ही, मतलब रिटर्न एग्जाम था सीबीटी, मतलब वो दिया, फिर वो क्लियर हो गया, और फिर पासिंग आउट के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था, ये आई थिंक जून में मेरा पास 13 को पास आउट हुआ था, और जुलाई में मेरा 2 को इंटरव्यू था। ओके। फाइनली हो गया सब? फिर फाइनली हो गया, अब प्रोसेस में चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो गए, अब ज्वाइनिंग हो जाएगी जल्दी। चलो, तो ये वैसे देखा जाए तो एक काफी सही जर्नी थी। और अगर ये भी देखा जाए कि एक ऐसा स्टूडेंट जो जिसका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा डाउन था, पढ़ने में एवरेज था, लेकिन फिर भी अप्स एंड डाउन्स झेलते 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 2-3 चीजें इस पूरी कहानी में मुझे बहुत अच्छी लगी। एक कंसिस्टेंसी, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा पेशेंस, क्योंकि तू एंड मोमेंट तक पेशेंस तूने लूज नहीं किया। कॉलेज में भी यही हुआ था, और चाहे लास्ट तक वेट किया तब जाके चाहे कॉलेज के पहले हो या कॉलेज के बाद हो, दोनों में यही हुआ। हुआ। सो ये देखा जाए तो ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज है जो तेरे अंदर है, जो तुझे यूज करनी चाहिए इन फ्यूचर एज वेल। जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब अब तूने तो खैर देख लिया, अभी अभी तो हमारे साथ में भी काम कर रहा है, और जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या मैसेज है उन बच्चों को, करना क्या चाहिए एक्चुअली? तूने बच्चे भी देख लिए हैं, प्रिपरेशन वाले बच्चे भी देख बच्चे भी देख लिए, हाँ। मतलब अभी मैं देख रहा हूँ बच्चे अलग अलग तरीके से, मतलब कोई जैसे पहले बायो कर रखा है वो अब मैथ्स कर रहा है, बट बच्चे हैं ऐसे कि वो मतलब पढ़ सकते हैं, मतलब उनका फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग है और मैथ्स पे भी फोकस कर रहे हैं, बट मैं बोलूंगा मतलब जैसे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं सोचना कि ये इंटरव्यू है इजी है क्लियर हो जाएगा, मेरी स्पोकन इंग्लिश अच्छी है, स्पोकन इंग्लिश ही मैटर नहीं करती है, टेक्निकल भी मैटर करता है, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, सब कुछ मैटर करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी स्पोकन इंग्लिश है तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, वो नहीं है। और IMCT को कुछ लोग बोलते हैं कि इजी इजी, मैंने तो 2-3 बच्चों से मिला हूँ जो जेईई की तैयारी कर रहे थे, उनकी भी रैंक नहीं आई थी। हाँ, अब तो अब लेवल अलग हो गया, मुझे लग रहा है कि
जब तेरे टाइम का जो पेपर था वो और जो अभी का पेपर है वो दोनों ही अलग है। पहले वाले पेपर आसान आते थे, 22 23 में बहुत आसान थे, और 24 25 में जो पेपर हुए हैं वो उतने आसान नहीं थे जितने लोगों को लग रहे थे। और लास्ट मोमेंट में भी प्रिपरेशन नहीं होती है उनको, स्टार्टिंग से ही मतलब जब उनकी 12th होगी उसके बाद उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट 6 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगी। वो डिपेंड करता है, मुझे लगता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। वो तो जैसे जो कोई एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए हो सकता है, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है उस लेवल का। जैसे जयदीप का केस था, जयदीप था, आयुष था, ये सब थे, इनकी अच्छी रैंक भी आ गई थी। उनकी रैंक भी अच्छी थी क्योंकि वो प्रिपेयर पहले से ही कर रहे थे, एनडीए के लिए कर रहे थे, तो उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी थी, तो उन्होंने लास्ट में कवर अप भी कुछ बच्चे होते हैं उनकी मतलब स्टडीज सही है, मतलब उनका लेकिन उनको गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस के बिना भी कुछ नहीं होता। अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे, 1 2 बच्चे आए तो वो भी गाइडेंस के लिए आए मेनली, क्योंकि उनको गाइडेंस चाहिए। स्टडीज में तो सब अच्छे ही होते हैं, वो जेई के बच्चे हैं, बट उनको गाइडेंस चाहिए मेनली। हाँ, थोड़ा बहुत गाइडेंस तो चाहिए होता है। एक और क्वेश्चन जो मैं क्योंकि तेरे बैच में भी हम लोगों ने मर्चेंट नेवी सुपर ह्यूमन किया था, अभी भी हमने किया, उसके साथ में हम सी भी कर रहे हैं। इमोशनल कोशेंट जो है, क्या रोल है तेरे हिसाब से? मतलब ये तो बहुत बड़ा रोल है, मतलब इंस्टीट्यूट में भी काम आता है, प्रिपरेशन में भी काम आता है, सब जगह काम आता है। जैसे मैंने मतलब अपने टाइम मैनेजमेंट भी करवाया था हमारे बैच में, ये भी करा था, तो मैंने सब कॉलेज में भी ट्राई किया था, मतलब लास्ट 2nd सेमेस्टर में सब। क्योंकि वो मतलब एक टाइम होता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि टाइम ही नहीं है, तो वहां भी मैंने वो यूज किया। एंड सुपर ह्यूमन का भी मेरे पास बहुत मतलब हेल्प हुई नेगेटिव चीजों से दूर रहने में, और मतलब स्ट्रांग, मतलब इमोशनली स्ट्रांग रहने में। क्योंकि मतलब कॉलेज का ऐसा होता है कि आपको सोने को नहीं मिल रहा है एक तो, और आपके ऊपर प्रेशर मतलब आता है, गुस्सा आएगा, सब होगा, पनिशमेंट मिल रही है ऊपर से ना, एक जने के करने के कारण आपको पनिशमेंट मिल रही है, उधर भी गुस्सा आएगा, वहां भी कंट्रोल वगैरह सब। तो बहुत नाइट वॉच तो मिलती होगी? मिली थी। कितनी? मेरे को तो फर्स्ट सेमेस्टर में पूरी नाइट ड्यूटी मिली थी, 2 से 4 और फिर उसके बाद वापस 1 घंटा सो के वापस उठो, पीटी के लिए जाओ। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर तो ऐसा निकला था। गुस्सा मतलब एक होता है ना कि मतलब आपको नाइट वॉच मिल रही है, तो उस टाइम भी वो गुस्सा आता है, फिर उसको भी कंट्रोल करना, स्टडीज का भी, सब देख के फिर बहुत इसमें एक्चुअली इमोशनल अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बहुत काम आया। चलो, तो थैंक्स फॉर बीइंग हियर, बच्चों को गाइड करने के लिए भी, और होपफुली जब पहली सेल के बाद आओगे तब सेल का एक्सपीरियंस देखेंगे, और उस सेल के एक्सपीरियंस के साथ में मैं ये भी शेयर करूंगा कि वहां पे इमोशनल अवेयरनेस कितनी काम आई। वहां तो बहुत काम आने वाली, मतलब उधर तो रहना ही स्ट्रांग, मतलब जैसे जो फैब बैच में हमारे फ्रेंड्स थे जो प्रिपेयर कर रहे थे यहाँ से, उनसे बात होती तो मतलब बोलते हैं कि भाई मतलब फ्रेंड ऐसे, मतलब वो फ्रेंडली रहते हैं, बट फिर अपन को मतलब वो है कि अपन को कुछ गलती नहीं करनी है, क्योंकि शिप पर एक गलती, मतलब ऐसी कुछ गलती कर दो उससे सबको नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो है। तो गलती करने पे तो हर कोई डांटेगा, घर पे भी डांटते तो वो भी डांटेंगे, बिल्कुल फैमिली समझ के मूव ऑन। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, और उसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग जब तुम्हारी पहली सेल कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।